जय हिंद दोस्तों, संकल्प जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की थी। हम लोगों ने अनुच्छेद 60 तक को देख लिया था, जिसमें राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा की गई थी। हम लोग का ट्रिक क्या था? तो पकानी कोका दुयो दशम हम लोगों ने पढ़ा था। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की पद की चर्चा की गई थी, 53 में कार्यपालिका की चर्चा की गई थी, 54 में निर्वाचन की चर्चा की गई थी, 55 में उसकी कोटा की चर्चा की गई थी, 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा की गई थी। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, लेकिन अमेरिका में कितना होता है? तो 4 वर्ष का होता है। 57 में दोबारा निर्वाचन की चर्चा की गई थी। भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनका निर्वाचन दोबारा किया गया? तो भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हुआ था। अब 58 में योग्यता की चर्चा की गई थी। 59 में राष्ट्रपति की कौन कौन सी दशा होनी चाहिए, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन दशा होनी चाहिए, जैसे पागल न हो, दिवालिया न हो, लाभ के पद पर न हो, हमने आपको पढ़ा दिया था। 60 में शपथ की चर्चा की गई थी। राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाएगा? तो कहा गया है कि जो सीजीआई होंगे वही राष्ट्रपति का शपथ दिलाएंगे। लेकिन यदि सीजीआई अनुपस्थित हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट के 33 जज हैं उनमें से जो सीनियर जज होंगे वही राष्ट्रपति साहब को शपथ दिलाएंगे। यानी कि हम लोगों ने शपथ तक को देख लिया था। आइए समझते हैं अनुच्छेद 61। देखिए, हम लोग का जो अनुच्छेद 61 है ना, भाग संख्या 5 में, यानी कि अनुच्छेद 61, उसमें महाभियोग की चर्चा की गई है। अब आप कहेंगे कि ये महाभियोग क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं है, आइए इसको हम समझते हैं। देखिए, राष्ट्रपति को उनके पद से हटा देने को हम महाभियोग कहते हैं। देखिए कितना सुंदर नाम रखा गया, महाभियोग। क्यों? क्योंकि जो राष्ट्रपति होते हैं वह देश के राजा के जैसे होते हैं। अब राजा के लिए कोई एरेगर तो नाम रखेंगे नहीं, इसलिए इनके हटाने की प्रक्रिया को हम महाभियोग कहते हैं। यानी कि राष्ट्रपति को उनके पद से प्यार से हटा देने की प्रक्रिया को हम महाभियोग कहते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठता होगा कि भैया राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाएंगे क्यों? तो इसको समझते हैं। देखिए, जब राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाएंगे? जब विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाएंगे। मान लीजिए हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, वो विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए तो भैया उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। या वह संविधान के मतलब खिलाफ काम करने लगे, यानी कि जो संविधान में बातें मना की गई है वही करने लगे, लेकिन संविधान के विरुद्ध कोई कार्य करे इसकी चर्चा हमारे संविधान में नहीं की गई है। उसके लिए संविधान का अतिक्रमण शब्द की चर्चा की गई है। यानी कि यदि हमारे राष्ट्रपति कोई विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए या संविधान का अतिक्रमण करें, यानी कि संविधान के अनुरूप कार्य को करने लगे, तब उन पर महाभियोग लगाया जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया को हम महाभियोग कहते हैं। अब भैया आप ये जान गए कि महाभियोग क्या होता है, तो भैया महाभियोग लगाएगा कौन? तो देखिए, जिस तरह इनकी वोटिंग करने के लिए भैया बहुत झमेला था, उन पर संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति से चुनाव होगा, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, बहुत बड़हन टिटिम्मा था। उसी तरह मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप बहुत मतलब तरह तरह से स्टेप फॉलो करके उसको चुन रहे हैं, तो भैया उसको ऐसे ही थोड़ी ना हटा देंगे। तो भैया इनको हटाने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। क्या कहा गया है? देखिए, देश को चलाने के लिए क्या होता है? संसद होता है। संसद में कितने कमरे? 2 कमरे। कौन कौन था? लोकसभा और राज्यसभा। इसी तरह राज्यों को चलाने के लिए विधानमंडल। विधानमंडल में कितने कमरे? 2 कमरे। विधानसभा और विधान परिषद। हम आपसे पूछेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग ले रहा था, तो आप कह सकते हैं कि लोकसभा भाग ले रहा था, राज्यसभा भाग ले रहा था, विधानसभा भाग ले रहा था। लेकिन क्या विधान परिषद भाग ले रहा था? तो भैया जब विधान परिषद भाग नहीं ले रहा था, आखिर ये होता कौन राष्ट्रपति को हटाने वाला? यानी कि राष्ट्रपति के महाभियोग में विधान परिषद भाग नहीं लेगा। पहले तो आप इसी को छांट दीजिए। अब देखिए, भैया विधान परिषद छट गया। क्यों? क्योंकि भैया राष्ट्रपति के निर्वाचन में जब तू भाग नहीं लिया तो हमको हटाने वाला तू कौन होता है? यानी कि पहले इसके किनारे कर दीजिए। फिर कहा गया कि देखिए, राष्ट्रपति के जो महाभियोग में लोकसभा भाग लेगा, राज्यसभा भाग लेगा, लेकिन विधानसभा भी भाग नहीं लेगा। यानी कि इस पूरे को कट कर दिया गया है। यानी कि जो विधानमंडल है यह राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेगा। सिर्फ राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन कौन भाग लेगा? तो आपका हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा। यानी कि संसद के दोनों सदन, कौन कौन सा सदन? तो लोकसभा और राज्यसभा ही राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेंगे। अब आप कहेंगे कि भैया आखिर इनको किनारे क्यों किया गया? देखिए, अब भैया
महाभियोग लगेगा कैसे, इसको तो समझ लीजिए आप। तो देखिए, मान लीजिए आप कहेंगे कि संसद से महाभियोग लगेगा, तो भैया महाभियोग जो होगा वो संसद के दोनों सदन में से किसी सदन से लग सकता है। अब आप कहेंगे कि नहीं, हमको क्या लगता है कि संसद के कोनो एक सदन से लगेगा, नहीं लगेगा। मन करे तो 545 में से इससे लगा दीजिए महाभियोग, और मन करे तो महाभियोग इससे लगा दीजिए। मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कहा गया है कि संसद के 2 सदन में से किसी भी सदन से महाभियोग प्रारंभ किया जा सकता है। अब समझिए आप ही, यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। अब यही हम महाभियोग पारित करा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। विपक्षी क्या चाहता है, सरकार बढ़िया से काम न करे। अब पता चला है कोई खूब बढ़िया बिल पे बहस हो रहा है और कोई खड़ा होकर कह दिया, भाई महाराज हम राष्ट्रपति को देखे थे ना, वो दूसरे देश के राष्ट्रपति से बतिया रहे थे, इनका चक्कर विदेशी राष्ट्रपति के प्रभाव में आ गए। क्या है, विपक्षी चाहता है भैया सरकार बढ़िया से काम न करे, सरकार गिरे हमारा सरकार बन जाए। तो इसको रोकने के लिए कहा गया कि ना, आप किसी भी राष्ट्रपति पर ऐसे उंगली नहीं उठा सकते हैं। यदि आपको राष्ट्रपति पर जरा भी शक है तो आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी कि अकेले महाभियोग नहीं ला सकते हैं। आपको महाभियोग लाने के लिए दोनों सदनों में से एक सदन से आपको 1/4 बहुमत चाहिए, यानी कि 25% लोगों का यह सहमति होनी चाहिए लिखित कि ना ये राष्ट्रपति ठीक नहीं है। यानी कि महाभियोग को कहेगा क्वेश्चन कि महाभियोग को प्रारंभ करने के लिए कितने लोगों की सहमति चाहिए। तो भैया कुल सदन का 25%, कुल मने नहीं तो लोकसभा नहीं तो राज्यसभा, यह महाभियोग जो होता है वो किसी भी सदन से प्रारंभ हो जाएगा। अब मान लीजिए लोकसभा से प्रारंभ हम लोग कर दिए लोग, तो भैया महाभियोग को प्रारंभ करने के लिए 25% वोट चाहिए, यानी कि 25% लोग कहेंगे कि नहीं ये राष्ट्रपति ठीक नहीं है। लेकिन अभी महाभियोग खाली प्रारंभ किया गया है, पारित की बात नहीं कहें हम। जब महाभियोग प्रारंभ हो जाएगा एक सदन से तो उसको 2/3 बहुमत से, यानी कि 66% लोग फिर लिखित हस्ताक्षर देंगे कि नहीं यह राष्ट्रपति ठीक नहीं है, अब इसको हटा दिया जाए। यानी कि एक सदन से महाभियोग पारित हो जाएगा, एक सदन से महाभियोग जब पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति को सूचना दिया जाएगा, ए राष्ट्रपति साहब आपको न लोकसभा से हटा दिया गया है, यानी कि लोकसभा से महाभियोग लगा के आपको खदेड़ दिया गया है। आपको 14 दिन का टाइम दिया जा रहा है, 14 दिन के अंदर न आप दूसरे सदन में पहुंच जाइए और दूसरे सदन में जाके अपना दलील पेश कीजिए, यानी कि आप प्रूफ कीजिए कि नहीं इस हमारे पर जो आरोप लगा है वो सारे आरोप गलत है। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, 14 दिन के भीतर ही, क्योंकि भैया एक सदन जब प्रस्ताव पारित करता है तो 14 दिन के बाद यहाँ दूसरे सदन में भेज देगा। यदि आप 14 दिन के भीतर अपने को बेगुनाह साबित नहीं करते हैं तो 14 दिन के बाद यहाँ पर भी आपका महाभियोग पारित हो जाएगा और आपके पद से आपको हटा दिया जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति के पास सिर्फ 14 दिन का ही टाइम होता है कि वह एक सदन से दूसरे सदन में जाएं और कहें कि महाराज हमरे पे जो आरोप लगा है वो आरोप गलत है। देखिए हम तो विदेशों से संबंध इसलिए बना रहते हैं ताकि भारत का प्रॉफिट हो सके, भारत का सीमा सुरक्षित रहे, हमें कुछ खुफिया जानकारी मिल सके। तो संसद वाला कहेगा, लोग राज्यसभा वाला नहीं राष्ट्रपति ठीक है, एक ऊपर महाभियोग नहीं लगाया जाए। यानी कि जब 14 दिन बाद यहाँ पर वोटिंग होगा तो बहुत लोग इसमें वोट नहीं देंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर भी महाभियोग को पारित करने के लिए 66% वोट चाहिए। अब आप सोचिए कि मान लीजिए यहाँ पर 60% लोगों ने कह दिया कि नहीं राष्ट्रपति ठीक नहीं है, तो क्या राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाएगा? नहीं हटाया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको 66% वोट यहाँ पर चाहिए। तो चाहिए 66% कम हुआ, राष्ट्रपति को उनके पद से नहीं हटाया जाएगा। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि क्या महाभियोग संसद के सिर्फ एक सदन से पारित होता है? नहीं भैया, संसद के किसी भी सदन से महाभियोग को पारित किया जा सकता है। और एक सदन ने जब महाभियोग को पारित कर दिया तो दूसरे सदन में 14 दिन के बाद भेज देती है और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दे देती है, ये राष्ट्रपति साहब आपको ई पट्टी से खदेड़ दिया गया है, आप तुरंत जाइए और अपना दलील यहाँ पर दीजिए। राष्ट्रपति जाएंगे, चाहे राष्ट्रपति का सगा संबंधी जाएगा, चाहे राष्ट्रपति का वकील जाएगा और कहेगा कि देखिए राष्ट्रपति साहब मतलब गलत नहीं है, वो तो देश के हित में काम कर रहे हैं। यानी कि यह हो गया आपका महाभियोग। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछता है। अब मान लीजिए आपके दिमाग में आता होगा कि महाराज जब राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में आप बता रहे थे तो आप कहते हैं कि राष्ट्रपति ने लोकसभा में अपने मन से 2 आदमी को निर्वाचित करता है, यानी कि 2 आदमी को चुन लेता है, अपने मन से बुला लेता है, और राज्यसभा में 12 व्यक्ति को मनोनीत कर देता है। तो आप ही बताइए, उसको तो आप
वोट नहीं देने दिए, तो क्या महाभियोग में वोटिंग करेगा सब दोनों है सब? तो एकदम करेंगे सब। यानी कि राष्ट्रपति के महाभियोग में ये तो 2 आदमी है सब लोकसभा का और 12 ठो राज्यसभा का, यह दोनों वोटिंग करेंगे सब। अब आप कहेंगे कि रे भैया एक तो आप किनारे कर दिए कि वोट नहीं दिया था तो तुम कौन होता है हटाने वाला, इसको क्या आप किनारे कर रहे हैं? तो देखिए संसद के हर व्यक्ति वोटिंग कर सकता है। यानी कि कहा जा रहा है कि देखिए यदि राष्ट्रपति गलत होगा, मान लीजिए राष्ट्रपति विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ गया या संविधान के कोई विरुद्ध कार्य कर रहा है, तो संसद का प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व है या कर्तव्य है कि वह महाभियोग में वोटिंग कर सकता है। यानी कि यह भी 2 व्यक्ति वोटिंग करेंगे और राज्यसभा का ही 12 व्यक्ति वोटिंग करेंगे, इनको आप किनारे नहीं कर सकते हैं। अब देखिए आपके दिमाग में ख्याल आता होगा, हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मान लीजिए जो राष्ट्रपति का पद था वो कहाँ से लाया गया, तो भैया आप कह देंगे ब्रिटेन से लाया गया था। हम कहेंगे अब मान लीजिए आप ही महारानी है ब्रिटेन की, तो महारानी के कैसे चलती है भैया? पीढ़ी दर पीढ़ी आती है, उन लोग का एक फैमिली आता है कि ये राजघराने की है, फैमिली चलाता है। और मान लीजिए उनको तो उनके पद से हटाया नहीं जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति को यहाँ हटा दिया जाता है पद से, तो भैया कहेगा कि राष्ट्रपति का पद कहाँ से लाया गया? तो ब्रिटेन से लाया गया, लेकिन महाभियोग कहाँ से लाया गया? यूएसए से लाया गया, यानी कि अमेरिका से इसको लाया गया। अब आप ही सोचिए यदि मान लीजिए महाभियोग रहबे नहीं करता है, यानी कि राष्ट्रपति अपने पद पर चुपचाप बैठल रहे, गड़बड़ा जाएगा। भैया लोकतांत्रिक है, सबको मौका दीजिए राष्ट्रपति बनने को। यानी कि क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। उसका महाभियोग कहाँ से लाया गया? तो यूएसए से उनके महाभियोग को लाया गया है। अब आपसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखिए महाभियोग को प्रारंभ करने के लिए कितने वोट की जरूरत होती है? तो भैया 25% लोगों की सहमति होनी चाहिए। और उसे पारित करने के लिए कितने वोट की जरूरत होती है? तो 66% लोग कहेंगे कि नहीं राष्ट्रपति सही नहीं है, उसको हटा दीजिए। तो क्या किया जाएगा? उसको हटा दिया जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान से रहिएगा, प्रारंभ कहेगा तो 25%, अब पारित कहेगा तो 66%। अब कहेगा कि यदि एक सदन ने पारित कर दिया तो दूसरा सदन में कितना दिन बाद भेजेगा? तो भैया 14 दिन बाद भेजेगा। और यदि 14 दिन के बाद दूसरा सदन ने भी पारित कर दिया तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाएगा। और 14 दिन पूर्व एक सदन ने दूसरे सदन भेजने से पहले राष्ट्रपति को सूचना दे दी जाती है कि राष्ट्रपति साहब आपको यहाँ से महाभियोग लगा के हटा दिया गया है, आप जाइए दूसरे सदन में और अपने दलील को पेश कीजिए, तब आप पर महाभियोग नहीं लगाया जाएगा। यानी कि हम लोगों ने महाभियोग को देख लिया, यानी कि अनुच्छेद 61 तक को खत्म कर दिया। महाभियोग शब्द सिर्फ राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए जिस तरह राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है ना, वैसे ही मान लीजिए हमको सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है तो उन पर भी सेम प्रक्रिया लाएगा। यानी कि महाभियोग एक सदन से पारित होगा, प्रारंभ करने के लिए एक यानी कि 25% लोग की सहमति होनी चाहिए, महाभियोग पारित करने के लिए 66% लोग की सहमति होनी चाहिए। अब एक सदन ने पारित कर दिया तो दूसरे सदन में भेज दिया जाएगा, सेम प्रोसेस अपनाया जाता है। मान लीजिए उपराष्ट्रपति को हटाना है, उनके लिए भी सेम प्रोसेस लगाया जाता है। लेकिन मान लीजिए हम लोग का जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारत में उनको राजा की तरह वैल्यू दी जाती है, यानी कि भारत के एक राजा की तरह होते हैं। तो भैया राजा है, राजा के लिए है, राजा के जैसा है, तो उनके लिए अलग शब्द तो प्रयोग होना ही चाहिए। तो कहा गया है कि जो मान लीजिए राष्ट्रपति को आप उनके पद से हटा रहे हैं ना, तो उनके लिए आप कौन सा शब्द प्रयोग कीजिए? तो महाभियोग शब्द का प्रयोग कीजिए। लेकिन यदि आप सुप्रीम कोर्ट के जज या अन्य किसी को भी महाभियोग के प्रक्रिया हटा रहे हैं तो उसके लिए आप महाभियोग शब्द का प्रयोग मत कीजिए, बल्कि उसे आप संसद की कार्रवाई बोलिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज को संसद की कार्रवाई के द्वारा उनके पद से हटा दिया गया है। भैया यह भी तो संसद की कार्रवाई ही न थी, लेकिन चूंकि राष्ट्रपति की बात है इसलिए उनके लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया है। तो पूछेगा महाभियोग शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ओनली फॉर राष्ट्रपति, यानी कि केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग की जाती है महाभियोग शब्द का प्रयोग। इस तरह हम लोगों ने 52 से लेकर 61 तक को देख लिया। पकानी को का दुयो दशम खत्म। अब देखिए अनुच्छेद 62 में कहा गया है राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, यानी कि जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तब का। तो कहा गया है यदि किसी दशा में, कौन कौन दशा है भैया? तो 5 दशा है। कहा गया है यदि किसी 5 दशा में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तब आप 6 महीना के भीतर तुरंत चुनाव कराइए, यानी कि 6 महीना के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए और नया राष्ट्रपति बन जाना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि आखिर वो 5 कौन सा कंडीशन है जिसमें राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा, उसको देखते हैं। देखिए पहला हो जाएगा जब कार्यकाल समाप्त हो गया। अब भैया राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया, यानी कि राष्ट्रपति 5 साल अपना कार्यकाल पूरा कर लिए।
पता चल रहा है कि भयंकर कोई महामारी आ गया, जैसे कोरोना आ गया या अन्य मतलब बहुत भयंकर महामारी आ गया, और पता चल रहा है कि चुनाव आयोग चुनाव करेबे नहीं किया, तो भैया उनका कार्यकाल खत्म हो गया। अब क्या होगा? तो कहा गया है कि यदि उनका कार्यकाल पूरा हो गया है और पद जो उनका उत्तराधिकार है उसका चुनाव अभी नहीं हुआ है, यानी कि आने वाला राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ है, तो कहा गया है कि वह पुराना जो राष्ट्रपति है ना अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक कि नया राष्ट्रपति का चुनाव न हो जाए। यानी कि कार्यकाल मतलब उनका पद खाली कब रहेगा? जब कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तब। अगला कहा गया है त्याग पत्र दे दिया। अब मान लीजिए कोई राष्ट्रपति आ रहे हैं और अपना त्याग पत्र दे दिए, यानी कि हमको राष्ट्रपति का पद नहीं सही है, नहीं अच्छा लग रहा है, तुरंत क्या कर दिए? त्याग पत्र दे दिए, तब भी उनका पद क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। कहा गया है महाभियोग। मान लीजिए कोई राष्ट्रपति आ रहे हैं और मंत्रिमंडल के इच्छा अनुसार वो काम नहीं कर रहे हैं, तो भैया उन पर महाभियोग तो लगना ही है, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा किसी राष्ट्रपति को, तब भी उनका पद खाली हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए कोई राष्ट्रपति हैं, उनकी अचानक मृत्यु हो जा रही है, तो भैया मृत्यु हो जाएगी तभी तो पद खाली हो जाएगा, तो क्या किया जाएगा? तब भी पद खाली रहेगा। मान लीजिए उनका निर्वाचन अवैध हो जाए, यानी इसको समझिए निर्वाचन अवैध कैसे होगा। मान लीजिए कोई राष्ट्रपति साहब हैं चुनाव लड़ रहे हैं, अब पता चला 2-3 साल चुनाव जीत गए वो और 2-3 साल शासन भी कर लिए, तब चुनाव आयोग को लग रहा है कि ना ये जो राष्ट्रपति बना है ना इसका निर्वाचन अवैध था, यानी कि मतलब लीगल तरीका से नहीं बना है या इलीगल राष्ट्रपति बन गया, गड़बड़ा दिया है, तो क्या किया जाएगा? उनके क्या किया जाएगा? उनके पद को खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति के पद को खत्म कर दिया जाएगा। अब आप कहेंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछेगा कि मान लीजिए कोई राष्ट्रपति बन रहा है और पता चल रहा है बाद में कि वह राष्ट्रपति अवैध बना है, यानी कि अवैध तरीका से वह राष्ट्रपति बन गया है, तो मान लीजिए जो राष्ट्रपति काम किया है वह काम वैध होगा कि अवैध होगा? तो भैया वह काम वैध होगा। क्यों? क्योंकि जो राष्ट्रपति होते हैं वह मंत्रिमंडल के सिफारिश पर कोई काम करते हैं। भैया राष्ट्रपति का काम क्या है? सिर्फ साइन कर देना, काम तो मंत्रिमंडल ने किया है ना। अब मान लीजिए राष्ट्रपति ना अवैध है, कमवा थोड़ी ना अवैध हो जाएगा, यानी कि उनके द्वारा काम किया गया क्या होगा? वैध होगा, वह काम अवैध नहीं होगा। देखिए यदि इन चारों कंडीशन से राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, यानी कि राष्ट्रपति का पद खाली होता है, तब राष्ट्रपति के स्थान पर उपराष्ट्रपति को बैठा दिया जाएगा। यदि मान लीजिए अब आप कहेंगे कि मान लीजिए उपराष्ट्रपति नहीं है, तब क्या किया जाएगा? तो भैया सीजीआई है ना, सीजीआई को बैठा दीजिए राष्ट्रपति के पद पर। सोचिए सीजीआई कितना बड़ा पद होता है, राष्ट्रपति का पद दे दिया जाता है कुछ कंडीशन में। अब आप कहेंगे कि मान लीजिए सीजीआई नहीं है, तब क्या करेंगे? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में 33 जज हैं लोग ना, उनमें किसी सीनियर जज को बैठा दीजिए, यानी कि इन 4 कंडीशन में आप या तो उपराष्ट्रपति को बैठाइए या सीजीआई को बैठाइए, या आप सुप्रीम कोर्ट के जो 33 जज हैं उनमें से जो सीनियर जज है उनको आप राष्ट्रपति के पद पर बैठा सकते हैं। लेकिन पहला जो कार्यकाल समाप्त होने पर यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो आप पुरनके राष्ट्रपति को बैठाए रहिए, कहिए महाराज बैठिए, जब तक चुनाव नहीं हो जा रहा ना तब तक आप यही जा रहिएगा, चुनाव हो जाएगा और जब नया राष्ट्रपति बनेगा तब अपने अपने पद से हट जाइएगा, यानी कि वह अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक कि चुनाव हो जाए और नया राष्ट्रपति न आ जाए तब तक। यानी कि हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में सारे क्वेश्चन को देख लिया। अब इसमें कुछ अलग से क्वेश्चन आते हैं, ये समझते हैं राष्ट्रपति से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। देखिए हमारा राष्ट्रपति भवन जो है वो कहाँ है भैया? तो रायसीना की पहाड़ी पर है, ये आपका राष्ट्रपति भवन है। और राष्ट्रपति भवन से एक सड़क निकलता है, चूंकि राष्ट्रपति का पद एक राजाओं के जैसा होता है, तो भैया राजा चलेंगे उस पथ को क्या बोलेंगे? हम राजपथ बोलते हैं। और ये राजपथ जाता कहाँ है? तो भैया इंडिया गेट के पास जाता है। देखिए यह जो इंडिया गेट है यह फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो भारतीय सैनिक जो शहीद हुए थे उनके याद में बनाया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि वो कौन सा गेट है जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में अज्ञात सिपाहियों की याद में बनाया गया था? तो भैया इंडिया गेट है। देखिए यह जो राष्ट्रपति भवन है इसके पीछे मुगल गार्डन है, इस गार्डन में 1200 किस्म के फूल हैं, यानी कि हर फूल एक दूसरे से अलग है, 1200 किस्म का फूल है इस गार्डन में। और इस राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे हैं जिसमें राष्ट्रपति साहब अकेले रहते हैं। देखिए इस राष्ट्रपति भवन को एडविन लुटियन ने बनवाया था और इसका सलाहकार कौन था भैया? तो बेकर था। यानी कि राष्ट्रपति भवन को एडविन लुटियन, सोचिए लुटियन आ रहा है, यानी कि लुटेरा से आप क्या याद रखेंगे? एडविन लुटियन याद रखेंगे नाम को। तो राष्ट्रपति भवन को किसने बनवाया था? तो एडविन लुटियन ने बनवाया था। इसका सलाहकार कौन था? तो बेकर था। राष्ट्रपति भवन कहाँ है? रायसीना की पहाड़ी पर है। कौन सा सड़क निकलता है? राजपथ। कहाँ जाता है? इंडिया गेट। कौन सा गेट है जो अज्ञात सिपाहियों की याद में बनवाया गया था? तो भैया इंडिया गेट है।
राष्ट्रपति भवन के पीछे कौन सा गार्डन है? तो भैया मुगल गार्डन है। यानी कि हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में टोटल नॉलेज को देख लिया। देखिए हम अगली वीडियो में हम समझेंगे कि देखिए राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, उसके पास कुछ विशेषाधिकार शक्तियाँ होती है, बीटो शक्ति होती है। आप लोग नाम सुने होंगे बीटो का, कुछ बीटो शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास, कुछ न्यायिक शक्ति होती है। राष्ट्रपति जो होता है वो तीनों सेनाओं का प्रधान होता है। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप हमारे साथ निरंतर बन रहे हैं। यदि हमारे वीडियो आपको अच्छी लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।